मध्य प्रदेश की वादियों में बसा एक खूबसूरत गांव। लेकिन इस गांव में छिपे थे कुछ ऐसे भयानक रहस्य जिन्होंने उस सदी में निवास करने वाले साहसी लोगों के दिल में भी एक खौफ पैदा कर रखा था। आज तो बहुत दिनों के बाद मित्रों से मिलना हो रहा है, बहुत आनंद आएगा। अरे मदन, कहाँ जा रहा है इस समय? पिताजी, मेरे मित्रों से इतने दिनों बाद मिलना हो रहा है। वो सुबह होने पर वापस नगर चले जाएंगे। अरे तुझे पता नहीं क्या, आज शनिवार की रात है। आज के दिन निशिर मोलो गांव में घूमते हैं। पिताजी, चाहे निशिर मोलो आए या नरकासुर, मुझे आज मेरे मित्रों से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही तुमको उनके कदमों की आहट सुनाई दे और उनका वो मंत्र जिसको वो दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें बिना देखे किसी ऐसी जगह छिप जाना जहां से ना वो तुमको देख सके ना तुम उनको। और जब तक उनकी आवाज आना बंद ना हो जाए, उनके सामने नहीं आना। वो 4 भयानक आदमी होते हैं जो अपने कंधों पर एक ताबूत को उठाए होते हैं, और अगर कोई उन्हें देख ले तो वो जिंदा नहीं बचता। मुझे पता है पिताजी, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर मदन घर से निकल गया, लेकिन उसके पिता के चेहरे पर उसकी फिक्र साफ नजर आ रही थी। निशिर मोलो आ जाएंगे और साथ ले जाएंगे। ऐसा लगता है कि हमारे गांव के लोग अभी भी दूसरी सदी में जी रहे हैं। वो तेज तेज कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद उसे जंगल की तरफ एक पगडंडी वाला रास्ता नजर आया। यहां से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, यहीं से आगे बढ़ता हूँ। बिना ज्यादा सोचे वो जंगल के अंदर बने उस पगडंडी वाले रास्ते पर आगे बढ़ गया। आज तो बहुत मजा आने वाला है, मिलकर खूब मदिरा पान भी करेंगे। तभी उसे भारी कदमों की आहटों के साथ कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। इन आहटों और आवाजों को सुनकर वह एकदम से चौंक पड़ा और उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। हे भगवान! वो जल्दी से झाड़ियों की तरफ भागा और उनमें छिपकर बैठ गया। वो झाड़ियों की ऊंट में बैठा लंबी लंबी सांस ले रहा था। वो आवाजें अब और ज्यादा साफ होने लगी थीं। उसे यकीन था कि अब वो लोग उसके करीब ही आ रहे हैं। उसने धीरे धीरे छिपकर अपनी एक आंख से उनको देखा और वो हैरान रह गया। हे भगवान, मैंने इन्हें देख लिया। हाँ। मदन पूरी तरह से झाड़ियों में छिप गया और कुछ देर अपनी सांस तक रोके वहां छिपा रहा। फिर उसने धीरे से झांक कर देखा तो अब वो लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। लगता है चले गए। वो वहां से निकला और दोनों तरफ देखा तो वहां कोई नजर नहीं आया। शुक्र है भगवान, उसने एक कदम बढ़ाया ही था कि तभी उसे फिर से वही आवाजें अपने ठीक पीछे से सुनाई देने लगी। उसने एक झटके से पलटकर देखा तो वो चारों ताबूत वाले शख्स ठीक उसके पीछे खड़े थे। इस तरफ जब देर रात भी मदन वापस नहीं लौटा तो उसके पिता को उसकी चिंता होने लगी। उसने गांव के एक आदमी विपुल को साथ लिया और जंगल की तरफ रवाना हुआ।
काफी देर बाद एक बरगद के पेड़ के पास जाकर उनके कदम रुक गए और आंखें खौफ से फट पड़ी। उन्होंने मदन को रहस्यमयी परिस्थिति में पाया। उसके चेहरे पर डर और आंखों में खौफ ऐसा नजर आ रहा था कि जैसे उसने हादसे से पहले बहुत ही भयानक मंजर देखा हो। मदन! 400 साल बाद अंधेरा जंगल, सुनसान रास्ता, चारों तरफ सिर्फ पेड़ पौधे और कोहरा। मेघना उनके बीच अकेली खड़ी थी। कोई है क्या? यहाँ कोई है? उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए। उसके सवाल का कोई जवाब तो उसे नहीं मिला, लेकिन कुछ टपकने की टप टप की आवाज अब उसे बराबर आ रही थी। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? कौन लाया है मुझे यहाँ पर? वो खुद को वहां पाकर बहुत परेशान थी। तभी उसने देखा कि कोई चीज उड़ती हुई उसी की तरफ आ रही है। वो उसे हैरानी से देखने लगी। पास आने पर पता चला कि वो कोई विशालकाय भयानक पक्षी था। बचाओ! मेघना उससे बुरी तरह से डरकर भागने लगी और वो उसका पीछा कर रहा था। मेघना ने उसे पीछे पलटकर देखा तो वो उसको पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी मेघना एक पेड़ से टकराई। उसने देखा कि उस पेड़ से हरे रंग का पानी टपक कर नीचे गिर रहा था। मेघना उस हरे पानी को गौर से देख रही थी। तभी अरे ओ मेघना, उठ जा यार, कब तक सोएगी? मेघना आंखें मलते हुए नींद से जागी। उसने देखा कि सुबह के 9 बज चुके थे। ओह शिट, हम तो लेट हो गए। तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? मेघना अपनी एक पार्टनर इशिता के साथ दिल्ली में रह रही थी, जहां वो एक लैब में काम किया करती थी। दोनों ने साथ नाश्ता किया और फिर तैयार होकर अपनी लैब के लिए निकल गई। तेरा ऑमलेट खा खा कर मेरा पेट खराब हो चुका है। रोजाना कच्चा ही बनाकर दे देती है। शुक्र मना कि कच्चा भी खाने को मिल तो रहा है। तेरे भरोसे रहेंगे तो वो भी नहीं मिलने वाला। सोकर ही 9 बजे उठती है। ये दोनों लैब में पहुंची और वहां जाते ही इशिता के पास प्रोफेसर जयदेव की कॉल आई। तुम दोनों ने इस बार बहुत समय ले लिया है। जो एंटीडोट बनाने का काम तुमको दिया था वो पूरा करोगे या नहीं? प्रोफेसर साहब, बस ये समझ लीजिए कि काम होने ही वाला है। आप हमें 3 दिन का समय और दीजिए। ये कहकर उसने कॉल काट दिया। तो इतने दिनों से प्रोफेसर को घुमा रही है। आखिर तू ये एंटीडोट तैयार करेगी कैसे? ये सुनकर इशिता ने एक किताब निकाली। यार देख ये किताब, इसमें बहुत से ऐसे लिक्विड के बारे में लिखा है जिनकी कहानी पुरानी दंत कथाओं और लोक कथाओं से जुड़ी है। तो तू कहना क्या चाहती है? मुझे इस किताब में बहुत ही अनोखे लिक्विड के बारे में पता चला है, जिसे मृत्युंजय अमृत कहते हैं। हम उस लिक्विड का टेस्ट करेंगे और अगर वो हमारे काम का निकला तो उसे यूज भी कर सकते हैं। मृत्युंजय अमृत? देख, मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाने वाली हूँ। ये सब बातें बकवास होती हैं। अरे देख तो सही, इस पेड़ से हर पूर्णमासी की रात ये हरा लिक्विड टपकता है। तभी मेघना ने देखा कि उस पन्ने पर किसी मृत्युंजय अमृत के बारे में लिखा था और उसमें ठीक वही पेड़ दिखाया गया था जो मेघना रोजाना अपने सपने में देखा करती थी। मतलब उस हरे पानी की बात ही इस किताब में लिखी थी। हे भगवान, क्यों हिला डाला ना? है ना इंटरेस्टिंग? मेघना ने कुछ सोचा और फिर जवाब दिया, हाँ, तो हम दोनों कल ही बीरमपुर गांव के लिए निकलते हैं। ये दोनों अगली सुबह ही बस से बेरमपुर के लिए निकल गई। वैसे एक बात बता, तू मेरे साथ वहां जाने के लिए एक ही बार में कैसे राजी हो गई? मेघना ने सच को छिपाते हुए कहा, ऐसी अनोखी चीज देखने के बाद भला कौन नहीं होगा जो इसको देखना नहीं चाहेगा?
ओहो, ये हुई ना बात। मैंने तुझे पार्टनर बनाकर कोई गलती नहीं की। ये दोनों 5 घंटे के सफर के बाद एक जगह उतरी। इनके ठीक सामने एक बड़ा सा गेट था जिस पर नाम लिखा था बेरमपुर। इशिता और मेघना ने जैसे ही गेट के अंदर कदम रखा तो अचानक से मौसम बदला। सूरज मानो बादलों के पीछे छिप गया और एक हवा अपने साथ आंधी ले आई। अरे वाह, गांव का मौसम तो बहुत ठंडा है। इधर गांव के लोग भी अचानक बदलते मौसम को देखकर हैरान रह गए। अरे ये क्या, अभी तक तो काफी गर्मी थी, ये अचानक आंधी कहां से आ गई? मुखिया जी, लगता है बारिश भी जरूर आएगी। इधर मेघना और इशिता दोनों ही गांव की तरफ बढ़ रही थी। यार, ये गांव के लोग ठीक तो होंगे ना? गांव के लोग तो ठीक ही होते हैं, अजीब तो हम शहर वाले होते हैं। ये बात तो तूने बिल्कुल पते की कही। इशिता और मेघना दोनों गांव के चौक पर पहुंची। वहां एक कुआं भी था और वहीं मुखिया भी 2 आदमियों के साथ खड़ा था। अरे बच्चियों, तुम दोनों कौन हो? अब नमस्ते जी, मेरा नाम इशिता है और ये है मेरी दोस्त मेघना। अच्छा बेटा, वैसे हमारे गांव में किस वजह से आना हुआ? वो असल में वो अंकल, हम लोगों को अपनी स्टडी के लिए 5 गांवों के बारे में लिखना है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। इसके बाद और 4 गांवों में जाएंगे। ओह अच्छा, फिर तो ठीक है बच्चों, हम तुम्हारी जितनी हो सके उतनी मदद करेंगे। जी अंकल, क्या हमें यहाँ कुछ दिन के लिए रहने के लिए कोई घर मिलेगा किराए पर? अरे बच्चों, तुमको किराए की घर की क्या जरूरत है? तुम दोनों जब तक चाहो मेरे ही घर में रह सकती हो। ठकुराइन वैसे भी लड़कियों से बहुत प्यार करती है। जी शुक्रिया अंकल। मुखिया इशिता और मेघना को अपने घर ले आया। तभी घर के मंदिर में जल रहा दीपक बुझ गया। अजी सुनती हो ठकुराइन? जी आई। ठकुराइन कमरे से बाहर आई। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। ओ जी, ये प्यारी प्यारी बच्चियां कौन है? ये दोनों शहर से अपनी पढ़ाई के सिलसिले में आई हैं। हमारे गांव के बारे में लिखना चाहती हैं। वो क्या होता है रे, वो रिसर्च करने आए हैं। तभी वहां पर एक और लड़का आया। क्या कहा? हमारे गांव पर रिसर्च? इशिता और मेघना ने उसे देखा। भला हमारे बेवकूफ गांव में आपको क्या मिल सकता है? ये सुनकर इशिता और मेघना हैरान रह गई। चुप करो अनुज, ऐसे कोई अपने गांव में बोलता है क्या? ये मेरा बेटा है अनुज। अनुज ने मेघा और इशिता की ओर देखा और उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते किया। नमस्ते बेटा अनुज, जरा इन दोनों को वो खाली कमरा दिखा दो जो तुम्हारे कमरे के बराबर में है। ठीक है पिताजी, आओ देवियों। देवियों? अनुज कॉरिडोर से होते हुए उनको कमरा दिखाने ले जाने लगा। इसी समय गांव के मंदिर में बैठा पुजारी भगवान की आरती कर रहा था। तभी अचानक से दिया बुझ गया। ये संकेत तो ठीक नजर नहीं आ रहे। हे प्रभु, रक्षा करना। वैसे आप लोगों को रिसर्च करने के लिए यही गांव मिला था? अरे हम लोगों को 5 गांवों के बारे में लिखना है, तो इसीलिए जो भी गांव पास दिखा चले आए। इसके बाद और किसी गांव में जाएंगे। अच्छा, वैसे यहाँ कुछ ऐसा है जो कि रहस्यमय या ऐतिहासिक हो? हाँ है ना, एक राजमहल। राजमहल यहाँ? हाँ, 400 साल पहले जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, उनका महल। वैसे अनुज, क्या तुम हमें उस महल में लेकर चलोगे? हाँ, तुम लोग जाना चाहोगी तो जरूर। तो ठीक है, रात को जब सब सो जाएंगे तो हमें वहाँ ले चलना। यह सुनकर मेघना इशिता को हैरानी से देखने लगी। रात के समय तुम लोग मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, हम तो चलने को तैयार हैं। तुम्हें डर लग रहा है तो बताओ। मेरा गांव है ये,
मुझे क्यों डर लगेगा? ठीक है, ले चलूंगा, लेकिन पिताजी को और माँ को पता नहीं चलना चाहिए। ग्रेट। तो बताओ किस टाइम आ रहे हो? 12 बजे तक पिताजी और माँ दोनों सो जाएंगे। मैं उसी समय तुम लोगों को ले आऊंगा। हाँ सही है। ये कहकर अनुज ने उन्हें कमरे में छोड़ा और वहां से चला गया। ये क्या? हम तो उस मृत्युंजय अमृत के बारे में पता करने आए थे ना। अब हम ये राजमहल क्यों जा रहे हैं? अरे उसको सीधा पूछते तो उसे शक हो जाता ना। आज हम राजमहल चलते हैं और फिर कल उसे जंगल जाने को कहेंगे और वहाँ जाकर बातों ही बातों में उसे मृत्युंजय अमृत के बारे में पूछेंगे। ये सही है। इस तरफ गांव के लोग मौसम के बदलती ठंड से बहुत हैरान थे। पुजारी बार बार आसमान की तरफ देख रहा था, जहां उसे काला अंधेरा इधर उधर घूमता हुआ नजर आ रहा था। करीब 12 बजे जब मुखिया और उसकी पत्नी गहरी नींद में थे तो अनुज कमरे से निकला। अरे लगता है आ गया। इशिता ने उठकर दरवाजा खोला। हाय अनुज। तुम लोग तैयार हो? हाँ चलो, हम तो रेडी हैं। तो चलो। अनुज इनको लेकर घर से निकला और इन्होंने 2 गलियां पार कर ली थी। उफ, तुम्हारे गांव में हवा इतनी ज्यादा चलती है क्या? रोज तो नहीं चलती, लेकिन शहर की 2 लड़कियों के साथ लगता है उनके शहर का प्रदूषण भी आंधी के रूप में साथ आ गया। कुछ देर चलने के बाद ये तीनों एक बड़े से राजमहल के सामने खड़े थे, जिसे देखकर मेघना को कुछ याद आने लगा। ऐसा लगता है कि इस राजमहल को मैंने पहले कहीं देखा है। ये है राजमहल राजा सूरजभान का। वाकई में काफी आलीशान है। यह कहते हुए इशिता ने अपने कैमरे में उसकी एक फोटो ली। हमें खिड़की से अंदर जाना पड़ेगा, इसका दरवाजा सालों से जाम है। ये तीनों एक खिड़की के रास्ते राजमहल में पहुंचे और वहां की हर एक चीज मेघना को जानी पहचानी लग रही थी। इस तरफ गांव में आंधी का बहाव बढ़ने लगा था। सभी अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे। अरे ये आवाज तो निशिरमोलो। गांव के सभी लोगों के दिलों में खौफ उतर आया। उसी समय मुखिया के कमरे में गांव का पुजारी हड़बड़ाता हुआ पहुंचा। मुखिया जी उठिए। मुखिया चौंकता हुआ नींद से जागा। क्या हुआ पुजारी जी, इतनी रात में आप? गांव में निशीर मोलो की आवाज गूंज रही है, सब बहुत डरे हुए हैं। पुजारी जी, ये कैसे हो सकता है? निशीर मोलो यहाँ कैसे आ सकते हैं? वो तो कई सालों पहले सो गए थे। जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो जाग उठे थे। हमारा मन बहुत विचलित हो रहा है। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में जाग चुके थे और डरे बैठे थे। यह आवाज सभी के दिलों में खौफ पैदा कर रही थी। मेघना, इशिता और अनुज तीनों इस बात से बेखबर राजमहल में घूम रहे थे। ये कैसी आवाज है? हाँ, मैंने भी सुनी। ऐसा लग रहा था कि कोई सिपाही भारी जूतों के साथ गलियारे में चहलकदमी कर रहा है, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। उसी समय गांव के 2 आदमी संपत और कप्ता जंगल की सरहद पर बैठे हुए जुआ खेल रहे थे। अरे संपत यार, चल घर चलते हैं, अब बहुत समय हो गया। ओहो, अब तू हार रहा है तो घर चलते हैं। अरे चुपचाप पूरी बाजी खेल, इससे पहले तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हाँ। यह सुनकर कप्ता फिर से उसके साथ पत्ते बांटने लगा। उन दोनों को यह आवाज सुनाई दी। तेज आंधी की हवाओं में उनकी आंखें बहुत मुश्किल से खुल रही थी। उन दोनों ने देखा कि सामने से 4 आदमी अपने कंधों पर एक ताबूत उठाए मंत्र पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। संपत और कप्ता इससे पहले कुछ करते, वो चारों आकर उनके सामने रुक गए। हवा का रुख थोड़ा कम हुआ। वो चारों अपनी लाल चमकती आंखों से संपत और कप्ता को घूर रहे थे। इधर इशिता, मेघना और अनुज को एक दरवाजा खुलने की तेज आवाज सुनाई दी और वो चौंक पड़े।
न जाने उस दरवाजे से कौन निकला, जिसको देखकर ये तीनों चौंक पड़े। वहीं संपत और कप्ता के सामने खड़े वो चारों शख्स जो कि निशिर मोलो थे। उनके कंधों पर रखा ताबूत खुल गया और उसके खुलते ही संपत और कप्ता की चीख पूरे गांव के लोगों ने सुनी, जिसे सुनकर सभी गांव के लोग डर गए। ये किसकी चीख थी जी? पहले पता तो चले कि निशिर मोलो ने किसी को अपना शिकार बनाया है या फिर वो ऐसे ही चले गए। इस तरह राजमहल में इशिता, मेघना और अनुज तीनों उस दरवाजे की तरफ हैरानी से देख रहे थे जो अभी खुला था। उसके अंदर से काला लबादा पहने कोई बाहर निकला, जिसके हाथ में एक अजीब सा दिखने वाला गुड्डा था। कौन? वो कुछ और बोला नहीं और लंबी लंबी भयानक सांसें लेने लगा। उसकी भयानक सांसों को सुनकर ये तीनों डर गए और तभी वो तेज रफ्तार से इनकी तरफ भागा। भागो जल्दी, महल से बाहर निकलो। इन तीनों का दिल दहल उठा और ये खिड़की की तरफ भागे। जल्दी करो। वो अभी भी इनके पीछे ही था। अनुज ने पहले इशिता और फिर मेघना को बाहर निकाला। वो अनुज तक पहुंचने ही वाला था कि तभी अनुज भी खिड़की से कूद गया। क्या था वो? चलो अब घर चलते हैं, 2 बज रहे हैं, कहीं पिताजी या माँ जाग ना जाए। ये तीनों अब गांव की तरफ रवाना हो गए। माँ और पिताजी को इस बारे में बिल्कुल नहीं बताना, ठीक है? अरे हम क्यों बताएंगे भला? जैसे ही ये तीनों गांव पहुंचे तो बाहर ही पुजारी और बहुत से लोग खड़े थे। अनुज, तुम यहाँ? हमें तो लगा कि तुम तीनों अपने अपने कमरे में सो रहे हो। इतनी रात में तुम तीनों कहाँ से आ रहे हो? वो पिताजी। मुखिया ने मेघना और इशिता की तरफ देखा। तुम दोनों कहाँ गई थी अनुज के साथ? जी माफ कर दीजिए अंकल, हम दोनों का घूमने का मन हो रहा था। तो दिन में घूमने चले जाते, रात में बिना बताए जाने की क्या जरूरत थी? माफ कीजिए पिताजी, मैं ही इन दोनों को ले गया था, लेकिन आप सब लोग यहाँ बाहर इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं? अनुज ने बात को बदलते हुए कहा। आज गांव में निशिर मोलो आए थे, सभी उनकी आवाज सुनकर ही खौफ में थे। क्या निशिर मोलो? ये निशिर मोलो कौन है? 4 कथई लबादे वाले शख्स जो अपने कंधों पर एक ताबूत उठाए रात के समय गांव में घूमते हैं। उनकी आंखें लाल चमक रही होती हैं। रात के समय गांव में घूमते हैं। उस समय अगर वो किसी को देख लेते हैं या कोई उन्हें एक बार देख लेता है तो वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। सभी गांव के लोग तो अपने अपने घरों में थे, लेकिन वो लोग संपत और कप्ता को ले गए। वो बाहर ही जुआ खेल रहे थे। अनुज, इशिता और मेघना तीनों ही ये सुनकर चौंक पड़े। पिताजी, लेकिन इससे पहले तो ऐसा गांव में कुछ भी नहीं हुआ, न ही आपने मुझे कभी इसके बारे में बताया। ये 400 साल पहले की बात है बेटा, हमारे महाराज के समय की बात। लेकिन उस समय किसी तरह उनको रोक दिया गया था, लेकिन अब अचानक वो कैसे जाग उठे, ये तो बात समझ के बाहर है। मुखिया जी, अब कल सुबह ही तांत्रिक महाराज से मिलने के लिए निकलेंगे। फिलहाल सभी लोग अपने अपने घरों को जाएं और निशिर मोलो से सावधान रहें। ये सुनकर सभी गांव के लोग अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन अब सभी के दिल में अजीब सा डर बैठ गया था। इशिता और मेघना भी अपने कमरे में पहुंची। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हम लोग तो यहाँ पर मृत्युंजय अमृत के लिए आए थे और यहाँ तो राजमहल निशिर मोलो पता नहीं क्या क्या सुनने में आ रहा है। ये लोग अब हमें मृत्युंजय अमृत तक लेकर भी जाएंगे या नहीं? अरे तुझे दिख नहीं रहा यहाँ कितनी प्रॉब्लम है? हम दोनों सुबह यहाँ से जा रहे हैं बस। नहीं, मैं नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? वो मृत्युंजय अमृत। इतना कहकर मेघना ने आगे कुछ नहीं कहा। आपने बिना सोचे समझे उन दोनों लड़कियों को घर में जगह क्यों दे दी? देखा ना अब क्या हुआ। ठकुराइन, वो लड़कियां तो अनजान है, लेकिन अनुज को तो सब कुछ पता है ना। वो उनको लेकर रात में निकल गया, इसमें हम उनको दोषी नहीं ठहरा सकते। उनको लेकर जाने वाला तो हमारा ही बेटा है ना। कुछ ही देर में सभी एक एक करके सो गए।
सुबह ठाकुराइन ने दरवाजे पर दस्तक दी। दोनों उठ जाओ, सुबह हो गई है। ठाकुराइन ने बहुत ही रूडली बोला। आंटी जी, वी आर सॉरी। यह सुनकर वो बिना जवाब दिए वहां से चली गई। कुछ देर बाद फ्रेश होकर इशिता और मेघना दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंची। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग आंटी। आओ बैठो बच्चों, नाश्ता करो। मेघना के बाल इस समय खुले हुए थे। ना जाने अनुज को उसमें क्या खास दिखा। उसने उसे स्माइल की और एक टक उसे देखने लगी। इस पर मेघना ने उसे हैरानी से देखा, फिर उधर उधर देखकर नाश्ता करने लगी। अनुज, आज तुम खेतों पर जाओगे, समझ गए? माँ, मैं खेतों पर जाकर क्या करूँगा? पिताजी, क्या हो गया है माँ को? मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम आज खेतों पर जा रहे हो, बस जा रहे हो। तभी इशिता बोली। अनुज, तुम हमको भी खेत घुमा लाओगे? ये सुनकर ठाकुराइन इशिता और मेघना की तरफ गुस्से से देखने लगी। तभी अनुज भी खुश होते हुए बोला, हाँ ठीक है, मेघना को भी हमारे खेत काफी पसंद आएंगे। हाँ बेटा, क्यों नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तीनों साथ रहना और शाम होने से पहले घर लौट आना। तब तक तांत्रिक महाराज भी आ ही जाएंगे। नाश्ते के बाद इशिता और मेघना अनुज के साथ घर से निकली। तुम अंकल आंटी के सामने मुझे ऐसे क्यों घूर रहे थे? तुम सच में शहर से ही हो ना? क्यों, कोई शक है? शहर की लड़की होती तो अब तक समझ जाती कि मैं उस पर लाइन मार रहा हूँ। वो मतलब स्लिप हो रहा हूँ। अनुज, उसे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। ओ अच्छा। अच्छा ठीक है, सॉरी, लेकिन वो मजाक नहीं था। ये सुनकर मेघना भी हल्के से मुस्कुरा दी। ये लोग अब घने जंगल में पहुंच चुके थे। वैसे अनुज, यहाँ आने से पहले हमने कुछ सुना था। क्या सुना था? यही ना कि हमारे गांव के लोग एक नंबर के बेवकूफ है। अरे नहीं, किसी मृत्युंजय अमृत के बारे में। कहा जाता है कि उसको पीने से बड़ा रोग दूर हो जाता है। ये सुनकर अनुज ने इशिता और मेघना दोनों को घूर कर देखा। तो तुम लोग यहाँ मृत्युंजय अमृत की तलाश में आई हो? नहीं, वैसे वो। झूठ नहीं तो सीधा बोलना था ना। बेकार में राजमहल जाकर मुझे भी माँ से डांट पड़वा दी। वो हमें लगा था कि सीधे उसके बारे में पूछने से तुम कुछ गलत समझोगे। वैसे ये इशिता पूछती तो लगता, लेकिन तुम पूछती तो नहीं लगता। ये कहकर अनुज मुस्कुराने लगा और इस बार मेघना के चेहरे पर भी मुस्कान छलक आई। तो क्या तुम हमें उसके बारे में बता सकते हो? उसकी कहानी बहुत ही अजीब है, मुझे पूरी नहीं पता। तो बताओ ना, मुझे सुनना है। जितनी पता है उतनी बता दो। ये बात मुझे दादाजी ने बताई थी। सन 1600 में एक बहुत बड़ी महामारी फैली थी। जवान बूढ़े सभी की तबीयत बिगड़ती और फिर कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो जाती। उस समय जो राजा था उसे इसकी बहुत चिंता सता रही थी और राजा की चिंता देखकर उनकी बेटी राजकुमारी बहुत चिंता में थी। जब ठीक 4 साल उस महामारी को गुजर गए तो राजकुमारी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। गायब? वो कैसे? वो कहीं चली गई थी। राजा ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसके बाद ठीक 1 साल 1 महीने बाद राजकुमारी लौटी और अपने साथ वो एक बीज लेकर आई थी। महाराज ने उनसे सवाल किया कि कहाँ थी, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उस बीज को बोया गया और उससे ये बरगद का पेड़ उगा और इस बरगद के पेड़ से ये मृत्युंजय अमृत, इसको पीने से राज्य में आई महामारी खत्म हो गई। लेकिन कुछ समय बाद ही राज्य पर बहुत बड़ा संकट आया। कैसा संकट? और ये निशिर्मो लोग जिसके बारे में गांव के लोग बातें कर रहे हैं, उनकी क्या कहानी है? उसका तो मुझे भी नहीं पता। फिलहाल तुम वो देखो। उसने सामने की तरफ उंगली पॉइंट की। कुछ ही दूर पर सामने था एक हरा भरा बरगद का पेड़। उसे देखते ही मेघना हैरान रह गई। ये वही पेड़ था जो उसे सपने में दिखाई देता था और अब उसका वो सवाल और भी गहरा हो गया था कि ये पेड़ उसको सपने में क्यों दिखाई देता है। ओ माय गॉड,
ये पेड़ तो बहुत बड़ा है। यही मृत्युंजय अमृत का पेड़ है। हाँ, और क्या? लेकिन इससे तो अमृत टपक ही नहीं रहा। वो अमृत तो सिर्फ पूर्णमासी और एकादशी की रात ही कुछ देर के लिए टपकता है। हर समय थोड़ी ना वो गिरता रहेगा। ओह, तो ये बात है। हाँ, अगर तुमको उसे देखना है तो तुम लोग पूर्णमासी तक यहाँ रुक जाओ। ये कहकर अनुज मुस्कुराया। मुझे मेघना के साथ थोड़ा और समय बिताने का भी बहाना मिल जाएगा। हम रुक तो सकते हैं, फिलहाल आप अपनी मम्मी जी को समझाओ। तुमने देखा नहीं सुबह कितना गुस्सा थी वो हमसे। उनका बस चलता तो वो हमें तभी घर से निकाल देती। अरे माँ है ना, तो फिक्र तो होगी ही, लेकिन बेफिक्र रहो, मेरे आगे कोई नहीं बोलता। तुम लोग बेझिझक यहाँ रुक सकते हो। हाँ ठीक है, वैसे भी हम लोग मृत्युंजय अमृत देखने से पहले तो नहीं जा सकते। लेकिन वो आदमी जो हमें राजमहल में नजर आया था, वो कौन था? इस पर अनुज ने मेघना से नजरें मिलाई। पागल। पागल? What do you mean? देखो, उस वक्त उसे देखकर तो मैं भी डर गया था, लेकिन अब सोचता हूँ कि कोई पागल ही होगा जो बेचारा उस राजमहल में सो रहा होगा। हमने उसकी नींद खराब कर दी तो उसी वजह से हमारे पीछे भागा होगा। मेघना को इस बात में सहमति नहीं नजर आई। वो कोई पागल तो हो नहीं सकता। उसका पहनावा भी आज के टाइम का नहीं लग रहा था। इशिता ने पेड़ की कुछ फोटो खींची और ये लोग खेतों पर पहुंचे। ये काफी देर तक साथ घूमे और इनके बीच बातें भी खूब हुई। अनुज की बातें अब मेघना को भी अच्छी लगने लगी थी, लेकिन वो अपने सपने और इस गांव के रहस्यों के बारे में ज्यादा सोच रही थी। शाम होने से पहले ये तीनों गांव वापस पहुंच गए। रात होने वाली है। पुजारी जी अभी तक तांत्रिक महाराज को लेकर नहीं आए। बहुत चिंताजनक बात है। मुखिया, ठाकुराइन और गांव के बहुत से लोग चौक पर इकट्ठे थे। तभी पुजारी अपने साथ एक तांत्रिक को लेकर वहां पहुंचा। प्रणाम बाबा। प्रणाम। तांत्रिक महाराज नहीं आए? तांत्रिक महाराज शाम से ध्यान मग्न बैठे हैं। वो सुबह सूरज निकलने से पहले नहीं उठ सकते, इसलिए मैं उनकी जगह यहाँ आया हूँ। आप निशिर मोलो के बारे में सब जानते हैं ना? चिंता ना करें, तांत्रिक महाराज का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम आपकी समस्या का निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बताइए तांत्रिक जी, क्या करना होगा? हम पूरी रात जाग कर एक अनुष्ठान करेंगे जो कि गांव के चौक पर होगा। यह पता लगाएंगे कि निशिर मोलो अचानक कैसे जाग उठे। आप सामग्री तैयार करें। एक बार अगर हम अनुष्ठान शुरू कर देंगे तो उसके बाद पूर्ण होने से पहले उठने का हमारे पास कोई कारण नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, भगवान आपको सफल करे। इशिता ने चुपके से मेघना से कहा, ये लोग सच में बेवकूफ हैं या मुझे ऐसा लग रहा है? ये तू क्या कह रही है? और क्या, वो आदमी गायब हुए हैं, उसके पीछे कोई और वजह भी तो हो सकती है। जरूरी है कि उन्हें किसी भूत ने उठाया हो। निशिर मोलो, चुप कर। कुछ ही देर में अनुष्ठान की पूरी तैयारी हो गई। एक अग्निकुंड, एक कपाल और एक नर हथहड्डी। उसके आसपास 4 धूप बत्तियों से धुआं निकलकर वातावरण को शुद्ध कर रहा था। आप सभी अपने अपने घरों में जाएं और अनुष्ठान के सफल होने की प्रार्थना करें। हवा फिर से तेज हो गई थी। चौक पर सिर्फ तांत्रिक और पुजारी नजर आ रहे थे। मेघना और इशिता खिड़की से तांत्रिक को देख रहे थे। मुखिया, अनुज और ठाकुराइन सोफे पर बैठे थे। अरे मेघना, क्या कर रही हो वहाँ? आकर बैठो ना, कुछ नहीं होने वाला इन लोगों से। अनुज, तुम खुद किसी को नहीं मानते तो मानने वाले का मजाक भी मत बनाओ। अभी ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी भारी कदमों के साथ 4 निशिर मोलों की आवाज जैसे ही गूंजना शुरू हुई, गांव के सभी लोगों का दिल बुरी तरह से दहल गया।
ये आवाज? ये सुनकर मुखिया भी बुरी तरह से डर गया। जल्दी से सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर नहीं झांकेगा। उसे इस तरह से डरा हुआ देखकर इशिता और मेघना भी हैरान रह गए। हे भगवान, निशिर मोलो फिर से आ गए। 400 साल पहले तो ये सिर्फ शनिवार की रात्रि में ही आया करते थे। उनकी आवाज सुनकर पुजारी और तांत्रिक भी डर गए थे, लेकिन तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। बाबा, ये निशिर मोलो की आवाज कैसे आ रही है? तांत्रिक ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। पुजारी भी डर गया था, इसलिए वो भी चुपचाप मंदिर की तरफ रवाना हो गया। वो आवाजें अब तेज होती जा रही थी। मेघना ने जल्दी से खिड़की को बंद कर दिया। इधर पुजारी मंदिर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसको सामने से निशिर मोलो आते हुए नजर आए। पुजारी उन्हें देखकर बेहद डर गया और खौफ भरी आंखों से उन्हें देखता रहा। ताबूत खुलते ही और उसके बाद सब कुछ सन्नाटे में बदल गया। हे भगवान, ये तो पुजारी जी की आवाज है। इसका मतलब है निशिर मोलो ने पुजारी जी को भी। पिताजी, उनकी आवाजें तो अभी भी आ रही हैं। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा। तांत्रिक बाबा की रक्षा करना। तांत्रिक अभी भी बैठा हुआ अनुष्ठान कर रहा था। उसको सामने से निशिर मोलो आते हुए नजर आए। उन्हें देखकर तांत्रिक की आंखों में भी खौफ उतर आया। निशिर मोलो उसके सामने आकर रुक गए और एकदम शांत हो गए। तांत्रिक ने उन्हें देखने के बाद भी अनुष्ठान जारी रखा। आवाज आनी बंद हो गई। लगता है वो चले गए पिताजी। नहीं, अभी कुछ देर अंदर ही रहो। जब तक तांत्रिक महाराज खुद नहीं कह देते, कोई बाहर नहीं जाएगा। तभी तांत्रिक बाबा की एक दर्दनाक चीख फिजा में गूंजी। हे भगवान, ये तो तांत्रिक बाबा की आवाज है। धीरे धीरे आवाजें हल्की होती चली गईं और फिर पूरी तरह से शांति छा गई। चलो, सब जल्दी से बाहर चलो। अब मुखिया और सभी गांव के लोग अपने घरों से निकलकर चौक पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि तांत्रिक बाबा किसी मिट्टी के पुतले के जैसे जमे बैठे हैं। उनकी आंखें और मुंह पूरी तरह से फटा हुआ है। तांत्रिक बाबा! अगले ही पल उनका शरीर धीरे धीरे गायब हो गया। ये भयानक मंजर देखकर सभी के डर के मारे चीख निकल गई। निशिर मोलो पुजारी जी को ले गए और तांत्रिक बाबा का अंत कर दिया। इसका मतलब वो सिर्फ ये अनुष्ठान रोकने आए थे। पिताजी, अब निशिर मोलो से हमें कौन बचाएगा? अब तो तांत्रिक महाराज को ही आना होगा, वही कुछ कर सकते हैं। इशिता और मेघना तांत्रिक की मौत देखकर बहुत डर गई थी। दूसरी तरफ गुफा में बैठे बड़े तांत्रिक ने अचानक से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। निशिर मोलो का ये रूप, उसने हमारे शिष्य का भी अंत कर दिया। अब हमें खुद वहां जाना होगा, वरना प्रलय आ जाएगा। उस रात जब मेघना सो रही थी तो उसे एक सपना आया। वो एक राजकुमारी वाली वेशभूषा में एक सुनसान जंगली इलाके में घूम रही है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। हाँ? मेघना चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखती है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। उसे देखकर वो चीखती हुई नींद से जाग उठती है। अरे मेघना, क्या हुआ? मृत्युंजय अमृत क्या है ये तो हमने जान लिया, लेकिन निशिर मोलो कौन है और मेघना का इन सब से क्या संबंध है? वो कौन सा खौफनाक रहस्य है जिसकी वजह से गांव के लोग पहले भी खौफ में थे और आज भी है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।